अब अरीसू सोच रहा होता है कि अगर अपोलो इस रूम के अंदर ही है तो वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती। एक पल के लिए वो सोचता है कि वो फिर से रूम में एंटर करे और जाके उनसे पूछे कि उन चारों में से अपोलो कौन है, पर वो अंदर नहीं जाता क्योंकि अगर अपोलो ये चीज छुपाना चाहती है तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा, पर हाँ मैं एक दिन ये पता लगा के ही रहूंगा और जब तक मुझे पता नहीं चलता तब तक मैं तुम चारों के ही सपने पूरे करने की कोशिश करूंगा। अब अगले दिन से ही अरीसू उन्हें ट्रेनिंग करवाने लग जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम फिट रहोगे तो तुम्हारी आवाज में निखार आएगा, तो अब से हम रोज ट्रेनिंग करेंगे। ये हमारी हेल्थ के साथ साथ आवाज के लिए भी सही है। पर नेने बोलती है कि वो तो हम समझ गए, पर क्या 6 बजे को ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? ईको को तो बस आइसक्रीम खानी थी, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था जॉगिंग करने का। और वो तो अरीसू को देख के हैरान होते हैं, वो तो उल्टा भाग रहा था, फिर भी उनसे ज्यादा तेज। और इतनी ट्रेनिंग करने के बाद वो बोलता है कि इतना वार्म अप काफी है, और ये सुन के सब पागल हो जाते हैं। क्या तुम इसे वार्म अप कहोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल ही फट जाएगा, अब मुझे और कुछ नहीं करना। तब नेने बोलती है कि और वैसे भी तुम्हें जाने हुए बस हमें एक ही दिन हुआ है, तो तुम्हें हमारा कोच बनाया किसने? तब वो बोलता है कि मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ, तो तुम्हारा कोच बस मैं ही बन सकता हूँ। तब शिनोबू बोलती है कि वो पूरी तरह से गलत नहीं है, वो बस हमारी मदद करने की ही कोशिश कर रहा है, और शायद ये बात तो तुम भी जानती हो, वरना तुम यहाँ पर कभी नहीं आती। तब रिका बोलती है कि हम सबके सपने अलग हैं, तो क्या तुम सच में हमारे अलग अलग काम को जज कर सकते हो? क्या तुम्हें हर चीज में इतनी महारत है? तब अरीसू बोलता है कि अगर सेल के बाद कोई परफेक्ट है तो वो हूँ बस मैं, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। पर फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे क्योंकि रेस्ट भी उतना ही जरूरी है। पर लड़कियां तो साफ मना कर देती हैं कि वो ऐसी हालत में तो खाने बिल्कुल नहीं जाएंगी क्योंकि अभी वो पूरे पसीने से भरी हुई है। तो नहाने और कपड़े चेंज करने के बाद वो फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो सबको देता है एक एक नोटबुक जिसमें लिखे हुए थे कि ये सब अपने सपने पूरे कैसे कर सकते हैं। ईको को वीट्यूबर एजेंसी में ऑडिशन देना था, शिनोबू को एक कोर्स पूरा करना था कि बेहतर एंकर कैसे बने, और नेने को तो बस नोटबुक नहीं, उसे तो पूरा बुकों का ढेर दे दिया था। अरीसू बोलता है कि तुम्हें 3rd लेवल कांजी एग्जाम पास करना है ताकि तुम्हारी रीडिंग स्किल अच्छी हो सके। अब सबकी नजरें जाती हैं रीका की तरफ कि आखिर उसे क्या करना होगा। तब रीका बताती है कि मुझे अपने खुद के गाने लिखने हैं, उन्हें स्ट्रीट पे परफॉर्म करना है और साथ ही साथ मुझे अपने गानों की 50 सीडी बेचनी है। तब अरीसू बताता है कि हाँ, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सुन के रीका बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अरीसू से पूछती है क्या तुमने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करा है? तब वो मना कर देता है कि मैंने आज तक किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। हाँ, मैं कभी कभार सीटियां बजा लेता हूँ, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। तब रीका बोलती है कि तुमने कभी ये प्ले नहीं करा तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है कि इसके लिए कितनी करेज चाहिए। पर अरीसू उसकी नहीं सुनता। वो बोलता है क्या तुम्हें फिर जिंदगी भर बैठे रहना है? अगर तुम्हें एक बड़ी सिंगर बनना है तो तुम्हें ये चीज करनी ही होगी। तब रीका उससे पूछती है क्या तुम कभी नर्वस नहीं होते? और वो साफ मना कर देता है कि यामाबुकी फैमिली की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल और नर्वस जैसा वर्ड होता ही नहीं है, तो हाँ मैं कभी नर्वस फील नहीं करता। तब रीका उसका मुंह पकड़ते हुए बोलती है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो और कुछ नहीं। अगर तुम्हें म्यूजिक प्ले करना तक नहीं आता तो भला मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और वो वहाँ से चली जाती है। तब अरीसू बोलता है कि अब इसको क्या हो गया? फिर नीने समझाती है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो गाना गाने में बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि वो लिरिक्स भी बहुत ज्यादा अच्छी लिखती है। पर अगर कोई तुम जैसा लड़का उसे जज करेगा उसके गाने के बारे में तो ये उसे पसंद नहीं आएगा। उसे क्या, ये तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें म्यूजिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, तो वो ठीक ही बोल रही है, तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो। शिनोबू उसे शांत करवाने की कोशिश करती है कि रीका उसे पहले ही बहुत कुछ सुना चुकी है, अब तुम भी चालू मत हो जाओ। क्या तुम देख नहीं सकती कि वो हमारी कितनी मदद करने की कोशिश कर रहा है? और ये सब सुनने के बाद अरीसू अपने घुटनों पे आ जाता है। उसे अब रियलाइज होता है कि रीका क्या कहने की कोशिश कर रही थी। क्या उसे ये लगता है कि वो म्यूजिक सीख नहीं सकता? तब वो बोलता है कि आज तक मेरा इतना बड़ा मजाक किसी ने नहीं उड़ाया, सिवाय मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन और मेरी मॉम के अलावा। अब ये बात उसके दिल पे लग चुकी थी, तो वो डिसाइड करता है कि वो रीका का कॉन्सर्ट देखने जाएगा। दरअसल वो हर वेडनेसडे स्कूल में अपना मिनी कॉन्सर्ट करती है, पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर वो अपने गाने नहीं गाती। तो रीका का कॉन्सर्ट देखने बाकी लोग भी आए थे और गाना स्टार्ट करने से पहले रीका एक चीज बोलती है कि ये मैं बहुत बार कर चुकी हूँ पर फिर भी मैं नर्वस हूँ। पता नहीं कि आप लोग बता भी सकते हैं या फिर नहीं। और यही ठीक चीज अपोलो भी बोला करती थी गाना गाने से पहले, और इसके बाद रीका गाना गाना शुरू कर देती है। और रीका की आवाज में जो सॉफ्टनेस थी वो ठीक मैच कर रही थी अपोलो से। वो तो बस उसके गाने सुनते ही रह जाता है, वो भूल भी गया था कि वो यहाँ पर आया किस लिए था। और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो रीका के अंदर झलक देख सकता था अपोलो की। तब वो उसके पास जाके बोलता है कि मैं सुबह के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, और हाँ, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छा गाती हो, तो अगर तुमने इधर अच्छा कर लिया
तो तुम्हें स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने में क्या दिक्कत है, बस तुम्हें वहाँ पर अपने खुद के गाने गाने हैं और अपनी सीडीज बेचनी है। तुम ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रही। पर रिका फिर से मना कर देती है कि तुम कोई नहीं होते मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है, तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन अरीसू उससे नहीं मिलता, वो तो क्लब में भी नहीं आया था। तब रिका को थोड़ा बुरा लगता है कि शायद उसने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया और वो ये भी डिसाइड करती है कि वो उससे जाके माफी मांगेगी। पर तब वो एक चीज नोटिस करती है कि स्कूल के बच्चे किसी पे चिल्ला रहे थे और जब वो जाके देखती है वो कोई और नहीं अरीसू ही था, जो वहाँ पर खड़े होके गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था। पर सभी लड़कियां उससे चिढ़ी हुई थी क्योंकि ये वही लड़का है जो रिका को परेशान कर रहा था। अरीसू देख के हैरान हो जाती है कि क्या ये सच में गिटार प्ले कर रहा है, और वो उसके हाथों को देख के बता सकती थी कि इसने पूरी रात भर बैठ के प्रैक्टिस करी है। तो लगता है इसने मेरी बात को सीरियसली ले लिया और ये सच में गिटार सीखने लग गया। तब वो एक स्माइल करती है और उसके बगल में जाके खड़ी हो जाती है ताकि बाकी बच्चे शांत हो जाएं। और फिर ये दोनों साथ में प्ले करते हैं और इसने सच में बहुत ज्यादा बेकार प्ले करा था, पर इससे हम उम्मीद भी कर ही कह सकते थे क्योंकि एक रात में ये सब कुछ नहीं सीख सकता। बाद में जब ये साथ में बैठते हैं, रिका उसकी तारीफ करती है कि उसमें सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उसे पता था कि वो प्ले नहीं कर सकता, पर तभी वो सब बच्चों के सामने आया और उसने प्ले करा। शायद सच में तुम कभी नर्वस नहीं होते। और ये सुन के वो फिर से घमंडियों की तरह बात करने लग जाता है। यामाबू की फैमिली को पता भी नहीं होता कि नर्वसनेस होता क्या है, और जैसे ही वो ये बोलता है रिका उसे गले लगा लेती है, बस ये देखने के लिए कि वो नर्वस होता है या फिर नहीं। और सच में इस बार वो नर्वस हो गया था। अब अगले दिन वो फोकस करता है नेने पे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी थी। वो उससे कांजी की प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, पर वो बाहर चली जाती है ये कहते हुए कि आज वो बिजी है। तब शिनोबू बोलती है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिजी रहने नहीं लग गई, आखिर बात क्या है। और अरीसू भी उसके पीछे पड़ जाता है कि तुम्हें कांजी की प्रैक्टिस करनी ही होगी, वरना तुम्हारा ड्रीम कैसे पूरा होगा। तब अरीसू बोलता है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम है क्या, ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती है, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत ही नहीं। तब शिनोबू से समझाती है कि ऐसा नहीं है, वो बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जब भी वो झूठ बोलती है तो उसके कान लाल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नेने अरीसू से चिढ़ रही है, उसे उससे मदद मांगने में अजीब लग रहा है। तो वो जाके उसका पीछा करता है कि क्या शिनोबू की बात सही है, ये सच में बिजी है भी या फिर नहीं। और वो उसका पीछा करता है एक क्लासरूम में, जहाँ पर वो वॉइस एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी अकेले में। और उसकी आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, मानो एक प्यारी बिल्ली की तरह जो चाहती है कि सब लोग उसे अटेंशन दे। पर बस एक चीज की कमी है, वो डायलॉग बहुत गंदे बोल रही है, मानो उसके डायलॉग्स में कोई इमोशन है ही नहीं। और वो बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो, अगर तुम ऐसे बोलोगी तो बाकी लोगों को नींद आ जाएगी, क्या तुम अपनी बात में थोड़ा इमोशंस नहीं डाल सकती। पर वो उसे बुक से मार देती है और बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे नजर रखने की, क्या तुम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तब वो बुक देखता है कि आखिर ये मांगा पढ़ कौन सी रही है। तब नैने बताती है कि ये बहुत पॉपुलर मांगा है और इसका एनिमे एडेप्टेशन भी जल्दी आने वाला है और इसके लिए वो ढूंढ रहे हैं वॉइस आर्टिस्ट। तब अरीसू बोलता है एक प्रिंसेस जो एक नाइट के प्यार में पड़ जाती है, आखिर इस मांगा में है क्या। तब नैने बोलती है क्या, ये पढ़ के तो मैं रोने लगी थी, जिसमें एक प्रिंसेस एक नाइट के प्यार में पड़ जाती है, पर वो किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। और जब उसी की आंखों के सामने नाइट मर जाता है तो वो उस नाइट को पकड़ के रोना चाहती थी, पर अगर वो ऐसा करती तो लोगों को उनके बारे में पता चल जाता। तो वो उस नाइट के पास जाती है और उसके ऊपर से मिट्टी हटाने लग जाती है और वो इसी बहाने से उसके हेलमेट पे किस भी कर देती है, जिससे उन दोनों के बारे में किसी को पता भी नहीं चला और उस प्रिंसेस ने उसे अपना फाइनल गुड बाय भी दे दिया। क्या तुम देख नहीं सकते ये कितनी इमोशनल मांगा है। तब वो उसके मुंह के बहुत सामने आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है, और उसे इतना पास देखते हुए तो वो डर जाती है। अब नेने उससे बोल देती है कि यहाँ से बाहर निकल जाए क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी है, पर वो नहीं मानता और वो उसे अपने एम्बैरेसिंग मूवमेंट बताने लग जाता है कि एक बार जब मैं मिडिल स्कूल में ट्रिप पे गया था तब मैंने अपना बिस्तर गीला कर दिया था, और एक बार जब मैं डेंटिस्ट के पास गया था तब भी मैंने अपनी पैंट गीली कर दी थी। और उसे ऐसे वो कई एम्बैरेसिंग मूवमेंट बताता है। तब नैने ब्लश करते हुए बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो। तब अरिंसू बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने एम्बैरेसिंग मूवमेंट बता दिए, तो शायद अब तुम्हें भी अपने एम्बैरेसिंग मूवमेंट बताने में आसानी हो। और फाइनली नैने मान जाती है। तब नैने बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं इमोशन दिखाना नहीं चाहती, पर मैं इस कैरेक्टर को फील कर ही नहीं पा रही क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप में होना होता कैसा है, और जब तक मेरे पास वो फीलिंग नहीं आएगी तो मैं उसकी तरह एक्ट कैसे करूंगी। और वो समय नहीं गवाता और एक घुटने पे आके वो उसे प्रपोज कर देता है कि क्या 3 हफ्तों के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। 3 हफ्ते इसीलिए क्योंकि 3 हफ्ते बाद इसका ऑडिशन था। नैने को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। तब वो उसे समझाने
समझाने की कोशिश करता है कि 3 हफ्तों तक हम दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे, मैं एक्ट करूंगा सोल्जर की तरह और तुम एक्ट करना प्रिंसेस की तरह, तब तुम्हारे अंदर वो इमोशंस आ जाएंगे और तब तुम अच्छी वॉइस एक्टिंग कर पाओगी। तब वो बोलती है कि मैं तो मरना पसंद करूंगी। तब अरीसू से समझाता है कि वैसे भी मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये तुम्हारा सपना है, मेरा नहीं। और ये उसकी फेवरेट मांगा थी, तो इसमें रोल पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो वो मान जाती है। अब ये लवर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं और पूरा स्कूल पागल हो चुका था, ठीक उस मांगा की तरह कि कैसे एक प्रिंसेस एक सोल्जर से प्यार कर सकती है। वो दोनों हाथ पकड़ के चलते और वो सारी चीजें करते जो एक कपल्स करते हैं। और बस इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे करके सारे पोजेस और वो सारे डायलॉग मारने लग जाता है जो उस मांगा में थे, जैसे कि उसे गोद में उठाना। यही ठीक पैनल था मांगा में और नैने को ये 3 हफ्तों तक झेलना होगा। पर तब नैने की सांसें रुक जाती है जब इसे रियलाइज होता है कि फाइनल चैप्टर में क्या हुआ था। तब वो सोचती है कि अगर ये सारी चीजें वो कर रहा है जो मांगा में हुई थी, तो इसका मतलब हम दोनों को एंड में किस करना होगा। तो अब बहुत दिन बीतते रहते हैं और वो एक एक करके वो सारी चीजें करते हैं जो मांगा में हुई थी, बोट चलाना, उसे गोदी में उठाना और पता नहीं क्या क्या। पर अब फाइनल दिन आ चुका था। अब ये वाला मोमेंट था जब इन दोनों को किस करना था। नैने बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि क्या ये इसलिए तो नहीं कर रहा ताकि ये मुझसे किस ले सके। पर इतने दिनों में वो इतना तो समझ चुकी थी कि अरीसू ऐसा लड़का नहीं है, पर क्या करे, रूल तो रूल ही है। तो वो लिपस्टिक लगा के तैयार हो जाती है और जब वो फाइनल सीन करने के लिए उसके पास जाती है, अरीसू मना कर देता है। और ये सुन के तो नैने हैरान थी कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि हम किसिंग सीन नहीं कर सकते? क्या तुम भूल गए हमें प्रैक्टिस करनी थी? हमने एक एक वो सीन करा है जो मांगा में था, तो तुम अब पीछे क्यों हट रहे हो? पर अरीसू मना कर देता है। वो बोलता है कि हमें जितनी प्रैक्टिस कर ली थी हमने कर ली और अपनी लाइफ में से ये सीन बस उसी के लिए बचा के रखो जिसे तुम सच में पसंद करती हो। अब नैने को खुद समझ में नहीं आता कि उसे क्या फील हो रहा है, क्या वो उस पे चिल्लाए या फिर खुश हो। पर वो उससे ज्यादा बहस नहीं करती, वो बस इतना बोलती है कि तुम इस दिन को रिग्रेट करोगे। और वो ऑडिशन देने चली जाती है और जब वो ऑडिशन दे के वापस आ जाती है तब उसे पता चलता है कि वो रिजेक्ट हो चुकी है। और ये सुन के तो वो बेहोश ही हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने इतना प्लान बनाया, इतनी मेहनत करी, आखिर मेरा परफेक्ट प्लान फेल कैसे हो सकता है? तुमने तो इतनी अच्छी एक्टिंग करी थी, तो वो तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? तब नैने उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी या फिर मेरी किसी की भी गलती नहीं है। दरअसल जो इस बुक का ऑथर था उसने पहले से ही अपने फेवरेट्स को चुन रखा था और ये ऑडिशन तो बस नाम का ही था। पर वो फिर भी उदास होता है और वो वहाँ पर लेट जाता है एक मरे हुए नाइट की तरह जिसने पूरी उम्मीद ही खो दी है। और नैने देखती है कि ये तो बिल्कुल उसी मांगा के एंड के सीन की तरह है जब नाइट मर जाता है और प्रिंसेस उसके हेलमेट पे जाके किस करती है। तो नैने भी ठीक वैसा ही करती है, वो नीचे झुकती है और बुक के कवर पे किस कर देती है जिससे खुद अरीसू को और बाकी किसी को भी पता ना चले। पर अरीसू समझ जाता है। वो उसे पकड़ते हुए बोलता है क्या तुमने मुझे अभी किस करा? मैंने वो मांगा पढ़ी है, ये ठीक उसके एंडिंग के सीन की तरह है ना? क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? और ये सुन के वो ब्लश करने लग जाती है और बोलती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? और वो उसे उठा के नीचे पटक देती है, ये बोलते हुए कि वो उससे बहुत ज्यादा हेट करती है। और बाकी तीनों लड़कियां तो उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करती क्योंकि कहीं वो खुद ना पिट जाए। तब अरीसू बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे इतना हेट करती है, उसने तो मुझे उठा के ही पटक दिया। पर तब शिनोबू बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो तुमसे हेट नहीं करती, भूल गए मैंने क्या कहा था? और फिर हमें दिखाया जाता है कि नैने के कान लाल हो रखे होते हैं और जैसे हमें पता ही था उसके कान बस तभी लाल होते हैं जब वो झूठ बोलती है। तो इसका मतलब उससे हेट करने वाली बात पूरी तरह से झूठ थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और इसका अगला एपिसोड आएगा 1 हफ्ते बाद।